जय हिंद देशवासियों। आज मैं सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फाइनेंशियल बेनिफिट की एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। मेरे एक वीडियो पे किसी जवान बंधु ने एक कमेंट्स किया था कि सर आप सिर्फ एक ही फोर्स के बारे में क्यों बोलते हो, आपको पूरी सीएपीएफ के बारे में बोलना चाहिए। तो मैं उन जवान के साथ सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो एक फोर्स के बारे में नहीं है, ये सभी फोर्सेस पे लागू होता है। क्योंकि उन्होंने कमेंट्स किया था उस 12 के एचसीएम का जो मैंने उदाहरण दिया था ना उस वीडियो पे। अब जो घटना मेरे सामने घटी है, जिस फोर्स में घटी है, उदाहरण तो उसी का देना पड़ेगा, लेकिन ये लागू सभी पे होती है। सपोज कीजिए आप, मैंने 12 के एचसीएम का उदाहरण दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बात 12 के एचसीएम पे लागू होती है। वो बात 12 के एचसीएम पे नहीं, इवन 2400 ग्रेड पे जो भी कर्मचारी 2012 में भर्ती हुआ है, सिर्फ बीएसएफ में 10 रैंक ऐसी हैं जो डायरेक्ट एंट्री 2400 ग्रेड पे है जिनका। और ये बात सिर्फ बीएसएफ पे लागू नहीं होती है, ये सभी सीएपीएफ के उन कर्मचारियों पे लागू होती है जिनका एंट्री ग्रेड पे 2012 में 2400 ग्रेड पे था। और सिर्फ फोर्सेस पे नहीं, ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों पे लागू होती है बात। क्योंकि पे कमीशन जो होता है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों का एक ही होता है। पे फिक्सेशन उन्हीं नियमों के अनुसार होता है। आप अलग अलग क्षेत्र में पोस्टेड हैं तो दूसरे भत्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल वेतन के नियम समान चलेंगे और डीए भी मूल वेतन पे समान ही चलेगा। अब जो कार्मिक एक साथ भर्ती हैं उनका मूल वेतन एक साथ एक जैसा ही चलेगा। यदि कोई कर्मचारी आगे जाके पहले बाद में प्रमोशन ले लेता है वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, यदि मैं फोर्सेज की बात करूं तो शायद ही ऐसी कोई फोर्स होगी जहां किसी जवान ने एमएससीपी से पहले प्रमोशन लिया हो। तो जब आपने एमएससीपी ले ली तो वो सभी को मिल गई है, तो आपका वेतन बराबर ही चलेगा, अलग नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैं जो बता रहा था कि ये 12 के एचसीएम जो है ये सिर्फ बीएसएफ की बात नहीं है, 12 के भर्ती जो भी कर्मचारी जिनका एंट्री ग्रेड पे 2400 है उन सभी पे लागू होती है। और अब मैं थोड़ा इसे और विस्तार दे देता हूं कि मैंने कंपैरिजन दिया था कि 12 के एक कार्मिक जिनका 2400 ग्रेड पे है एंट्री ग्रेड पे, यदि आप 2007 के 2000 ग्रेड पे एंट्री ग्रेड पे के कार्मिक के साथ अपना कंपैरिजन करोगे तो छठे वेतन आयोग के तहत यानी कि 31/12/2015 तक सीनियर कार्मिक रैंक में भी सीनियर थे और उनका वेतन भी ज्यादा था। लेकिन जैसे ही फिक्सेशन हुआ 1/1/16 को, तो सीनियर कर्मचारी का वेतन अपने जूनियर से कम हो गया। और ये सिर्फ 12 और 7 के कंपैरिजन में नहीं है, आप 13 और 8 को कर लेना, 14 और 9 को कर लेना, 15 और 10 को कर लेना, सब में यही कहानी बनेगी। अब रही बात, ये तो मैं कह दिया कि 2400 और 2000 ग्रेड पे के कंपैरिजन में ये गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं उन सभी कर्मचारियों को भी बोलना चाहूंगा जो 2015 में 2800 ग्रेड पे भर्ती हुए हैं, वो अपना पे का कंपैरिजन 2011 में जो कार्मिक 2400 ग्रेड पे भर्ती हुए हैं उनके साथ कर लेना। दिसंबर 2015 तक सीनियर कार्मिक की पे ज्यादा थी, जैसे ही फिक्सेशन हुआ आपकी पे जूनियर से कम हो गई है। मैं इन सब कर्मचारियों की पे स्लिप डाल दूंगा, देख लेना, यही कहानी है। और इसके बारे में मैंने आज नहीं 7 अगस्त 2016 को सूचित कर दिया था। और मैं ये जितनी डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और जो भी पे कमीशन में उस समय शामिल थे अधिकारी, उन सबको एक बात कह देता हूं, ये जूनियर सीनियर को आप पुराने जो स्टेपिंग अप का फॉर्मूला था ना उससे ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप एक बार बराबर लाओगे अगली बार फिर वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। क्योंकि छठे वेतन आयोग में यह था कि आप बराबर ले आते थे, फिर कैलकुलेशन होती थी परसेंटेज पे, 3% से आपने कैलकुलेट किया उस चीज को तो वो अमाउंट बराबर आएगी, इसलिए वो बराबर चलते रहेंगे। लेकिन 7वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं है, पे मैट्रिक्स में आपने इनको अलग अलग लेवल में बांट दिया है, तो आप एक बार बराबर लाओगे फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, तो ये नियम काम ही नहीं करेगा। इसका समाधान भी मैंने 2016 में बता दिया था।
कि जिस दिन जिस भी कर्मचारी के साथ ये परेशानी आ रही है, आप 1/16 को उसका वेतन जिस कोष्टिका में वो जा रहा है उसकी अगली कोष्टिका में दे दो, मतलब उसके ऊपर वाली कोष्टिका में। ये ही इसका एकमात्र समाधान है। दूसरा समाधान है फिर इस टेबल को पूरा चेंज कीजिए आप, जो कि संभव नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि ये 7वें वेतन आयोग की जो पे मैट्रिक्स है ये कचरा है। सच कहूं तो मैंने इस पे मैट्रिक्स को कचरा बोल के कचरे का अपमान किया है। वास्तव में ये कूड़े का ढेर है। और मैं वित्त मंत्रालय, डीओपीटी और 7वें वेतन आयोग के उन सभी जिन्होंने ये तैयार किया था, उन सभी अधिकारियों को एक बात खुले तौर पे चैलेंज कर रहा हूं, मेरी एक भी बात गलत साबित कर देना आप। और मैं उन सभी कर्मचारियों को यह कहना चाहूंगा कि कुछ के उदाहरण तो मैंने दे दिए हैं, ऐसा नहीं है इतनों पे ये बहुत गड़बड़ है सारा। आप जिनके उदाहरण दिए हो तो अपना कंफर्म कर लेना, मैं जो बोल रहा हूं वही निकलेगा। और कर्मचारी हैं वो भी अपना चेक कर सकते हैं, लेकिन आप कंपेयर किससे करोगे, ये तो बड़ी समस्या होगी। करोगे कैसे कंपेयर? तो उनके लिए मैं एक बात बोल देता हूं कि जो भी कर्मचारी हैं वो अपना कोई दस्तावेज मत भेजिए। मेरी आईडी पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से ग्रेड पे भर्ती हुए थे, 31/12/2015 को आपकी बेसिक क्या थी और 1/1/16 को फिक्सेशन के बाद आपकी बेसिक क्या हुई। आप मुझे वो कमेंट्स कर दीजिए, मैं बता दूंगा कि इनमें से किसका सही है और किसका गलत है। अब आपके पास ये मेरा वीडियो हो सकता है अलग अलग माध्यम से पहुंचे, तो आप किस पे करोगे कमेंट्स? तो मैं अपनी आईडी बता देता हूं, नोट कर लीजिए। नवरत्न चौधरी के नाम से मेरी आईडी है। स्पेलिंग है NAVRATAN स्पेस CHOUDHARY, नवरत्न चौधरी। जिम की डीपी है, यूं पोज दे रखा है, उस पोज के उस पे आप कमेंट्स कर दीजिए। और चूंकि कर्मचारियों की संख्या लाखों में है तो मैं सबको व्यक्तिगत तौर पे नहीं बता पाऊंगा, मैं सभी का एक कंबाइन बना के वीडियो और बता दूंगा कि इसमें किसकी सही है किसकी गलत है। और अगले वीडियो में मैं 2001 से लेके 2005 तक के भर्ती जीडी जवानों की जो जिनका छठे पे कमीशन से कचरा चला आ रहा है उनको बताऊंगा कि आपकी वास्तव में पे क्या होनी चाहिए और आपकी क्या फिक्स हो रही है, हो रखी है वो आप चेक कर लेना। तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि ये आप लोग जिन कर्मचारियों का मैंने दिया है उदाहरण, वो अभी आप कोई लोग एप्लीकेशन मत लिखना। क्यों देश का फालतू का कागज बर्बाद करें, समय बर्बाद करें। डीओपीटी को इस संदर्भ में मैंने लिख दिया है, उसका उत्तर आ जाएगा। आप मात्र 30 दिन वेट कर लीजिए। अगर 30 दिन में मैं इसके संदर्भ में कोई अपडेट नहीं देता हूं तो आप लोग अपना व्यक्तिगत तौर पे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो। जय हिंद देशवासी।